नमस्कार दोस्तों, श्री वेदांत एकेडमी की यूट्यूब क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। उसके संबंध में जो एमसीक्यूज प्रश्न हैं उन एमसीक्यूज प्रश्नों को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी तैयारी और बेहतर से बेहतर बन सके। आज की क्लास में हमें जो समझना है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन है और मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या स्थिति थी, मध्य प्रदेश में इसका प्रचार प्रसार किस तरीके से हुआ और इसको किस तरीके से कहां से शुरू किया इत्यादि से संबंधित बातें हमें आज की क्लास में जाननी है। तो मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है और सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में मुख्य रूप से बातें क्या हैं, इससे संबंधित एमसीक्यूज वगैरह आपके क्या क्या संभावित रूप से बन सकते हैं। तो हेडिंग है आपकी मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से इसको अंग्रेजी में कहते हैं आप। भारत में अगर आप देखेंगे तो 26 जनवरी जो मद्रास का अधिवेशन हुआ था 1927 में, उसके बाद से फिर लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ और लाहौर अधिवेशन में तय किया गया था कि हम 26 जनवरी को भारत में पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का प्रयास करेंगे। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस या पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। और पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का मतलब ये था कि अब भारतीयों ने इस बात का संकल्प लिया था कि उनको केवल और केवल पूरी स्वतंत्रता चाहिए। अब अंग्रेजों के अधीन उनको डोमेनियन स्टेट का दर्जा नहीं चाहिए। कहने का मतलब है अंग्रेज अब उनके ऊपर ना रहें, उनको पूरे तरीके से अपने देश का शासन खुद ही चलाने का अधिकार मिलना चाहिए और अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएं। इस प्रकार का प्रण 1930 में लिया और जैसे ही 1930 में ये प्रण लिया था वैसे ही मध्य प्रदेश में भी इस प्रण को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए गए। दो व्यक्तियों का इसमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से योगदान माना जाता है। अगर आप मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करेंगे तो दो व्यक्ति जिन्होंने पूर्ण स्वराज को प्रेरित करने के लिए मध्य प्रदेश में जन समूह को एकत्रित किया था, उनमें एक व्यक्ति आपके मिलेंगे सेठ गोविंद दास और दूसरे व्यक्ति आपको मिलेंगे, इनका नाम है द्वारिका प्रसाद मिश्र। इन दो व्यक्तियों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे जन आंदोलन को एकत्रित करने के लिए, खासकर पूर्ण स्वराज को एकत्रित करने के लिए, इनके द्वारा मुख्य रूप से कुछ समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया था जिसमें लोगों को इस बात के लिए तैयार किया जाता था या लोगों को इस बात की जानकारी दी जाती थी कि पूर्ण स्वतंत्रता कहने का मतलब क्या होता है, डोमेनियन कहने का मतलब क्या होता है। उसमें से महत्वपूर्ण रूप से अगर आप देखेंगे तो द्वारिका प्रसाद मिश्र का योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा फरवरी 1930 में जबलपुर से एक अखबार निकाला गया था। इनके द्वारा फरवरी 1930 में एक अखबार निकाला जाता था, उसका नाम था दैनिक लोकमत। 1930 में उसका नाम था दैनिक लोकमत और ये जो अखबार है वो जबलपुर से निकाला जाता था। इसमें मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध या उनके जो दुष्परिणाम हैं या फिर अंग्रेजी शासन की जो नीतियां हैं उनके बारे में मुख्य रूप से चर्चा की जाती थी। द्वारिका प्रसाद मिश्र का इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो योगदान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अब अगर आप 1931 के समय में जाएंगे तो अगर आप भारत के संदर्भ में देखेंगे तो महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के सामने वो 11 मांगे रखी थी जिसको लॉर्ड इरविन ने मानने से मना कर दिया था। तो और लॉर्ड इरविन ने जब मानने से मना किया तो महात्मा गांधी ने फिर उसी के उपलक्ष्य में भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू जिस आंदोलन के साथ जोड़कर देखा जाता है उसको आप नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। नमक सत्याग्रह इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि नमक एक बिल्कुल आधारभूत आवश्यकता है भारत के नहीं पूरे दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी के लिए। और नमक जैसी वस्तुओं को अंग्रेजी शासन के द्वारा प्रतिबंधित करके रखा गया। तो एक बेसिक सी बात जो सभी लोगों के जोड़ सकती थी वो थी नमक, और उस नमक को बनाने के बाद इस प्रकार से अंग्रेजी कानून की अवहेलना होगी या फिर अंग्रेजी शासन का प्रतिरोध किया जाएगा। तो सांकेतिक तौर पर
नमक को बनाकर उस अंग्रेजी शासन के विरोध या फिर उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए महात्मा गांधी ने यह सत्याग्रह किया था। आप जानते ही हैं कि इसके लिए दांडी मार्च प्रसिद्ध है, और दांडी मार्च की यात्रा के बारे में भी आपने सुना होगा कि दांडी मार्च की यात्रा कब से कब तक निकाली गई थी, इसके बारे में भी आपको पहले से पता होगा। तो महात्मा गांधी के द्वारा इस प्रकार की यात्रा का शुभारंभ किया गया, दांडी मार्च प्रारंभ की गई थी। और दांडी मार्च के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो लगभग 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा चली। 12 मार्च 6 अप्रैल को ये शुरू हुई थी साबरमती आश्रम से, और 6 अप्रैल की सुबह ये पहुंचे थे दांडी, और दांडी में पहुंचकर उन्होंने समुद्र से नमक बनाया था, और उस नमक को बनाने के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। मध्य प्रदेश में भी इस आंदोलन की शुरुआत अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन मुख्य रूप से 2 चरणों में शुरू होता है, ये बात आप विशेष रूप से याद रखिए। अगर आप मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन मुख्य रूप से 2 चरणों में होगा। मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 चरण हैं। पहला चरण है आपका नमक सत्याग्रह, और दूसरा जो चरण माना जाता है वो है जंगल सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह क्या है और जंगल सत्याग्रह क्या है, ये दोनों ही परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए नमक सत्याग्रह और जंगल सत्याग्रह को एक एक करके हमें समझना है। तो सबसे पहले आपको जंगल सत्याग्रह के नमक सत्याग्रह के बारे में समझ लेना है, उसके बाद फिर आपको जंगल सत्याग्रह के बारे में समझना है। तो नमक सत्याग्रह को पहले समझ लेते हैं, फिर हम जंगल सत्याग्रह की तरफ चलते हैं। तो हेडिंग हो जाएगी आपकी मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह। बात दरअसल ये थी कि जैसे ही महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाया, वैसे ही कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था के रूप में घोषित कर दिया गया। कांग्रेस का नाम यूज करना, कांग्रेस की बैठकें करना, कांग्रेस की सभाओं का आयोजन करने, ये पूरे तरीके से गैर कानूनी होने गए। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियां या कांग्रेस से जुड़ी हुई गतिविधियां करता है या उसके नाम का प्रयोग करके अन्य गतिविधियां करता है तो उसको सजा दी जा सकती है, दंड दिया जा सकता था। इसलिए अगर आप देखेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस का नाम बदल दिया गया, और कांग्रेस का जो नया नाम इस समय मध्य प्रदेश में विशेष तौर पर रखा गया वो था युद्ध समिति। ये नाम आप विशेष रूप से याद करके रखिए कि हो सकता है परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस का नाम क्या बदल दिया गया था, तो उसका नाम था युद्ध समिति। अब ये युद्ध समिति अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से बनी थी। जैसे उत्तर प्रदेश को उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता, तो संयुक्त प्रांत युद्ध समिति थी। मध्य प्रदेश का उस समय नाम मध्य प्रांतीय था, इसलिए मध्य प्रांतीय युद्ध समिति थी। चूंकि हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसलिए मध्य प्रदेश में उस समय जो थी उसका नाम था मध्य प्रांतीय युद्ध समिति। मध्य प्रांतीय युद्ध समिति के जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था सेठ गोविंद दास, और जो इसके मंत्री थे, मिनिस्टर थे, उनका नाम था द्वारिका प्रसाद मिश्र। मध्य प्रांतीय युद्ध समिति का ही मुख्य रूप से काम था कि मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह को शुरू किया जाए। सेठ गोविंद दास के नेतृत्व में, जो मध्य प्रांतीय युद्ध समिति के अध्यक्ष थे, इनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया। तो सेठ गोविंद दास के नेतृत्व में, संक्षिप्त रूप से लिख देते हैं, सेठ गोविंद दास, इनके नेतृत्व में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह को शुरू किया गया। और मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ जिस जिले से माना जाता है उस जिले का नाम है जबलपुर। जबलपुर में ना तो कोई समुद्र वगैरह है, ना ही खारे पानी की कोई झील है। इसका मतलब है कि नमक बनाने की प्राकृतिक सुविधा का अभाव है मध्य प्रदेश में, और ऐसे में नमक बनाना, फिर नमक कानून का उल्लंघन करना, ये सब बातें थी। तो सेठ गोविंद दास ने क्या किया कि 6 अप्रैल 1930 को
जबलपुर में कमानिया एक गेट है, कमानिया गेट अभी वर्तमान समय में जबलपुर में है, और कमानिया गेट जो है वो सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देने के लिए 1939 में स्थापित किया गया था। तो कमानिया गेट से लेकर रानी दुर्गावती की जो समाधि है, किस समाधि स्थल तक, एक पैदल मार्च निकाला गया, एक मार्च निकाला गया सांकेतिक तौर पर, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से महात्मा गांधी ने दांडी मार्च निकाला था। और यहां पर 6 अप्रैल 1930 को पहुंचकर खारे पानी को उबालकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था, और इस तरीके से 6 अप्रैल 1930 को मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। अब इन सभी लोगों का एक मुख्य रूप से उद्देश्य ये था कि जैसे ही नमक कानून का हम उल्लंघन करेंगे, जैसे ही कानून को हम तोड़ेंगे, तो अंग्रेज हमें पकड़कर जेल में डाल देंगे। ये उनका एक मुख्य रूप से उद्देश्य था कि जेलों को हमें भरना है, ताकि देश विदेश में हमारी बातें पहुंच पाए कि अंग्रेजी शासन भारतीयों के साथ कितना गलत कर रही है। जबरदस्ती बिना किसी कानून की, या फिर बिना किसी जबरदस्ती ऐसे किसी गैर कानूनी तरीके से, या फिर इतने छोटे कानून पर प्रतिबंधित लगाया है, या नमक जैसी छोटी छोटी बातों पर प्रतिबंध लगाया है और उनके संबंध में कानून बनाया है, और उनके विरोध में अगर कोई व्यक्ति असहमति व्यक्त करता है तो उस व्यक्ति को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। तो पूरे तरीके से अंग्रेजों के अत्याचार को प्रदर्शित करने के लिए वो चाहते थे कि जेलों को भर दिया जाए। लेकिन अंग्रेज भारतीयों की इस मंशा को शायद समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने भारतीयों को गिरफ्तार करना ही छोड़ दिया। मध्य प्रदेश में नमक कानून का जब उल्लंघन हुआ, तो नमक कानून के उल्लंघन होने के बावजूद भी ना तो सेठ गोविंद दास और ना ही द्वारिका प्रसाद मिश्र को गिरफ्तार किया गया। इस बात से ये दोनों व्यक्ति चिंतित हो गए कि हमें आखिरकार गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता। अब जब उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था, तो उन्होंने दूसरे तरीके से प्रयास करना शुरू कर दिए ताकि उनको गिरफ्तार किया जाए। अब दूसरा प्रयास इनका यह था कि अंग्रेजों ने कुछ साहित्यों पर प्रतिबंध लगा के रखा था। साहित्य वो साहित्य थे जो अंग्रेजी शासन के विरोध में लिखे गए थे, या फिर जिन साहित्यों को पढ़ने के बाद भारतीय युवाओं के मन में या भारतीय व्यक्तियों के मन में अंग्रेजी शासन के प्रति थोड़ा सा आक्रोश उत्पन्न हो जाता है, तो वो सामूहिक रूप से उन साहित्यों को पढ़ते थे, ताकि अंग्रेज उन प्रसिद्ध साहित्यों को पढ़ने के आरोप में ही इनको जेल में भेज दिया जाए। ऐसी ही एक कविता उस समय की प्रसिद्ध कविता थी, जिसको द्वारिका प्रसाद मिश्र ने जबलपुर में पढ़ा था। उसका नाम था रणभेरी। अगर आपने इस कविता को नहीं पढ़ा है तो एक बार आप पढ़ के जरूर देखिए। रणभेरी एक शानदार कविता है जो देशभक्ति से बिल्कुल ओतप्रोत है, और इसको लिखा है शिव मंगल सिंह सुमन ने। इस कविता को उन्होंने पढ़ा। इसके अतिरिक्त द्वारिका प्रसाद मिश्र ने युवाओं को इस आंदोलन के प्रति जागरूक करने के लिए द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा इस आंदोलन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ष 1930 में जबलपुर में ही एक संस्था की स्थापना की थी, जिसको आप तरुण सभा के नाम से जानते हैं। तरुण सभा की स्थापना वर्ष 1930 में जबलपुर में हुई थी, और तरुण सभा की स्थापना मुख्य रूप से इसलिए की गई थी ताकि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा इस आंदोलन के प्रति जागरूक किया जा सके और लोगों को इसके बारे में बताया जा सके। इस तरीके से यदि आप देखेंगे तो एक और है हिंदुस्तानी सेवा दल। इसकी स्थापना भी 1930 में जबलपुर में की गई थी। इसकी स्थापना भी द्वारिका प्रसाद मिश्र ने की थी। इसमें आप चाहें तो एक नाम और लिख सकते हैं, सेठ गोविंद दास और द्वारिका प्रसाद मिश्र दोनों व्यक्तियों ने। जबकि दूसरी वाली जो संस्था है, इस संस्था का गठन केवल द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया था। इस तरीके से मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह को धीरे धीरे बढ़ाया गया, लेकिन इन सब चीजों से बात नहीं बनी, अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। तो द्वारिका प्रसाद मिश्र ने एक दूसरा उपाय सोचा कि जब हम किसी भी प्रकार का कानून का उल्लंघन करते हैं और अंग्रेजों के द्वारा हमें गिरफ्तार ही नहीं किया जा रहा है, तो हमें कुछ दूसरा सोचना चाहिए। और द्वारिका प्रसाद मिश्र ने एक नया विचार सबके सामने रखा। मध्य प्रांतीय जो युद्ध समिति थी उसके सामने द्वारिका प्रसाद मिश्र ने एक विचार रखा कि क्यों ना हम जंगल के कानूनों का उल्लंघन करें। जंगल के कानूनों का उल्लंघन करने के बाद अंग्रेज हमको गिरफ्तार करके जेल में रखेंगे।
तो जंगल के कानूनों का उल्लंघन करने के लिए जो आंदोलन मध्य प्रदेश में शुरू किया गया, उसी को आप जंगल सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो इसी का एक दूसरा पार्ट शुरू किया गया जिसको आप जंगल सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो मध्य प्रदेश में एक दूसरा सत्याग्रह शुरू होता है जिसको आप जंगल सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। अब जंगल सत्याग्रह अगर आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से ये जंगल सत्याग्रह 3 जगहों पर आयोजित किया गया था। प्रीलिम्स के हिसाब से बिल्कुल सरल शब्दों में और सरल संक्षिप्त तरीके से उसको समझ लीजिए। एक जो जंगल सत्याग्रह आयोजित किया गया था वो किया गया था बैतूल में। एक जंगल सत्याग्रह जो आयोजित किया गया था वो किया गया था सिवनी में। एक जंगल सत्याग्रह जो आयोजित किया गया था वो किया गया था मंडला में। जंगल सत्याग्रह मुख्य रूप से 3 जिलों में आयोजित किया गया था। पहला जिला है बैतूल, दूसरा जिला है सिवनी और तीसरा जिला है आपका मंडला। बैतूल में जिस जंगल में किया गया था उस जंगल का नाम है घोड़ा डोंगरी, इसलिए इसको घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। घोड़ा डोंगरी। तो बैतूल में एक जगह है जिसका नाम है घोड़ा डोंगरी, वहां के जंगलों से सत्याग्रह हुआ था, इसलिए इसको कहा जाता है घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह। तो घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह कहां पर है? बैतूल में। सिवनी में एक जगह है जिसका नाम है टुरिया, तो वहां से सत्याग्रह शुरू हुआ था, इसलिए उसका नाम है टुरिया सत्याग्रह। और मंडला तो जिले में ही, पूरे मंडला में ही, इसलिए इसके संबंध में कोई स्पेसिफिक नाम हमको नहीं मिलता। मुख्य रूप से घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह और टुरिया सत्याग्रह के संदर्भ में विशेष रूप से हमको पढ़ने के लिए जानकारी चाहिए। बैतूल का जो सत्याग्रह है घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह है। अब एक बात आप विशेष रूप से यहां पर समझ लीजिए कि जंगल सत्याग्रह की जो अवधारणा है, इस अवधारणा का सर्वप्रथम जिसके द्वारा विकास किया गया था वो पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ही थे। डीपी मिश्र इनको कहा जाता है। आगे चल के ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र अवधारणा। बैतूल जिले में इसका जो मुख्य रूप से नेतृत्व किया गया था वो द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा ही किया गया था, डीपी मिश्र के द्वारा। और ये आंदोलन चलाया गया था जुलाई 1930 में। यहां पर मुख्य रूप से एक व्यक्ति हैं जिनको मूका लोहार के नाम से जाना जाता है। तो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे डीपी मिश्र, और जो व्यक्ति नेता के तौर पर सामने था उनका नाम था मूका लोहार। तो इन लोगों ने यहाँ पर किया यह था घोड़ा डोंगरी में कि जंगलों में जाकर, खासकर उस क्षेत्र में जाकर जहां पर अंग्रेजों के द्वारा नियम कानून कड़े थे, प्रतिबंधित एरिया था, वहां पर जाकर इन्होंने लकड़ी को काटा था और चारे को काटा था। जानबूझकर ऐसी जगह पर जहां पर अंग्रेजों के द्वारा जाना मना किया गया था, वहां पर जाकर इन्होंने चारा और लकड़ी दोनों ही काटे थे, जिसके कारण से अंग्रेजों के साथ इनकी मुठभेड़ हुई। बदले में अंग्रेजों के द्वारा गोलियां चलाई गई, उसमें से कुछ व्यक्तियों की मौत भी हो गई। द्वारिका प्रसाद मिश्र को पकड़कर जेल में भी डाल दिया गया। उसके बाद यह आंदोलन कमजोर ना पड़े, इसलिए लगभग 10 जुलाई के आसपास इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो MS अणे नाम के एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा किया गया। तो घोड़ा डोंगरी में जो बैतूल जिले में है उसमें जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया था। यहीं पर आपको ये नाम याद रखना है मूका लोहार का। तो कभी आपसे मूका लोहार के बारे में प्रश्न पूछा जाए कि मूका लोहार के संबंध में बताइए, गोंड जनजाति से संबंध था, ये बात विशेष रूप से याद रखिए आप। मूका लोहार का संबंध जिस जनजाति के साथ था वो गोंड जनजाति है। तो मुख्य रूप से मूका लोहार के बारे में अगर जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में कभी पूछा जाएगा तो मूका लोहार के बारे में अगर पूछा जाए तो बता दीजिए आप। इसी तरीके से अगर आप टुरिया सत्याग्रह के बारे में पूछेंगे तो टुरिया सत्याग्रह का आयोजन जो किया गया था वो 9 अक्टूबर 1930 को किया गया था। और यहां पर नेतृत्व करने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनका नाम था दुर्गा शंकर। टुरिया सत्याग्रह सिवनी डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। 9 अक्टूबर 1930 को यहां पर आंदोलन किया गया था। लेकिन इसके पहले अगर आप देखेंगे तो हाँ, 9 अक्टूबर 1930 को
जिन व्यक्तियों के द्वारा आंदोलन किया गया था उनमें से दुर्गा शंकर मेहता। इनके नेतृत्व में बैतूल में टूरिया सत्याग्रह किया गया था या फिर टूरिया जंगल सत्याग्रह का आयोजन किया गया था 9 अक्टूबर 1930 में। लेकिन अगर आप देखेंगे तो टूरिया सत्याग्रह की शुरुआत पहले से ही हो चुकी थी। क्या है? 9 अगस्त 1930। ये डेट भी आप याद कर लीजिए। कुछ समय पहले 9 अगस्त 1930 को यहां पर सिवनी में हुआ ये था कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, सॉरी थोड़ा सा, टूरिया सत्याग्रह में एक व्यक्ति का नाम लिखिए, मूकल लोहार। और ये जो यहां पर है इनका नाम चेंज कर लीजिए, मूकल लोहार की जगह यहां पर लिखिए आप गंजन सिंह कोरकू। गंजन सिंह कोरकू। ठीक है, मूकल लोहार का संबंध टूरिया सत्याग्रह के साथ है। ये थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिए इस चीज को। बैतूल के घोड़ा डोंगरी में डीपी मिश्र के नेतृत्व में आयोजन किया गया था। गंजन सिंह कोरकू नेता था जिसने जंगलों में जाकर अवैध वनों को और फिर चारे को काटा था। और गंजन सिंह कोरकू का संबंध कोरकू जनजाति के साथ है ही, वो तो लिखा ही है। तो गंजन सिंह कोरकू का संबंध घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह के साथ है, जबकि मूकल लोहार का संबंध टूरिया सत्याग्रह के साथ माना जाता है। और मूकल लोहार गोंड जनजाति से संबंधित थे। तो 9 अगस्त 1930 में मूकल लोहार ने किया यह था कि चंदन की लकड़ियां काट ली थी, जिसको अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में रखा था। और चंदन की लकड़ियां काटने के कारण मूकल लोहार को गिरफ्तार किया गया था। बाद में इनको गोली भी मार दी गई थी। तो ये शहीद हो गए थे। दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में टूरिया सत्याग्रह जो सिवनी में था उसको चलाया गया था। डीपी मिश्र के नेतृत्व में घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह बैतूल में चलाया गया था। और मंडला में 1930 में इसका नेतृत्व किया गया था एक व्यक्ति के द्वारा जिनका नाम था गिरिजा शंकर अग्निहोत्री। गिरिजा शंकर अग्निहोत्री के द्वारा मंडला में इसका नेतृत्व किया गया था। तो अगर आप मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह की बात देखेंगे तो ये 3 तरीके से आपको समझना है। बैतूल का घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह, सिवनी का टूरिया सत्याग्रह और मंडला में गिरिजा शंकर अग्निहोत्री का। अवधारणा अगर पूछी जाए तो पंडित द्वारिका मिश्र की यह पूरी अवधारणा मानी जाती है। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह जुलाई 1930 में नेतृत्व डीपी मिश्र के द्वारा, और जो मुख्य रूप से नेता थे गंजन सिंह कोरकू घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह के। इन्होंने अवैध लकड़ी और अवैध चारा काटा था, जिसके कारण से गिरफ्तार किया गया था। डीपी मिश्र की गिरफ्तारी के बाद एमएस अड़े ने घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। सिवनी में टूरिया सत्याग्रह 9 अक्टूबर 1930 को विशेष रूप से दुर्गा शंकर मेहता के द्वारा किया गया था। लेकिन उसके पहले मूकल लोहार जो गोंड जनजाति से संबंधित थे उनके द्वारा अवैध चंदन के वनों की कटाई की गई थी। मंडला में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गिरिजा शंकर अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। तो मध्य प्रदेश में अगर आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखेंगे तो ये मुख्य रूप से 2 चरणों में चलता है। एक नमक सत्याग्रह के रूप में चलता है और दूसरा जंगल सत्याग्रह के रूप में चलता है। अब जंगल सत्याग्रह और नमक सत्याग्रह से संबंधित जो भी आपके प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों को जरा देख लीजिए, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ था? अब प्रश्न थोड़ा सा आपसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप जानते हैं 2 चरणों में शुरू हुआ था। पहला जो चरण था वो नमक सत्याग्रह के रूप में था और दूसरा जो चरण था वो जंगल सत्याग्रह के रूप में शुरू था। इनमें से जो सबसे पहले शुरू हुआ था वो नमक सत्याग्रह। अब नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी वो 6 अप्रैल 1930 को हुई थी और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1 जुलाई 1930 को हुई थी। तो पहले क्या था? नमक सत्याग्रह। चूंकि नमक सत्याग्रह हुआ था तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई थी? जबलपुर से। अगर जंगल सत्याग्रह की शुरुआत पूछी जाएगी तो जंगल सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई थी? बैतूल जिले से, बैतूल के घोड़ा डोंगरी नामक क्षेत्र से। अब आपसे पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ था? तो प्रारंभ कहने का मतलब है सबसे पहले कहां से शुरू हुआ था? जबलपुर से। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ था, इसका उत्तर आपको बता देना है जबलपुर से। दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कविता रणभेरी की रचना किसने की? रणभेरी कविता जिसको द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा जबलपुर में पढ़ा गया था ताकि अंग्रेजी शासन के द्वारा उसको गिरफ्तार किया जा सके। अंग्रेजों ने रणभेरी कविता पर प्रतिबंध लगा के रखा था ताकि कोई भी व्यक्ति इसका पठन पाठन ना कर सके।
भवानी प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर शिवमंगल सिंह सुमन। तो रणभेरी कविता की जो रचना है वो शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा की गई थी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन मृत्यु जो है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुई थी, इसलिए इनका संबंध एमपी से भी माना जाता है। प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो माना ही जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, जंगल सत्याग्रह के संबंध में सत्य कथनों को पहचानिए। पहला स्टेटमेंट है, इस आंदोलन की अवधारणा पंडित सुंदरलाल ने प्रस्तुत की थी। दूसरा है, सिवनी में इसका नेतृत्व द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया। द्वारिका प्रसाद मिश्र। अगर आप जंगल सत्याग्रह के संदर्भ में देखेंगे तो क्या जंगल सत्याग्रह की अवधारणा पंडित सुंदरलाल ने प्रस्तुत की थी? तो अगर आप टॉपिक को पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया कि जंगल सत्याग्रह की अवधारणा द्वारिका प्रसाद मिश्र ने प्रस्तुत की थी, ना कि पंडित सुंदरलाल ने। इस दृष्टिकोण से पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। सिवनी में इसका नेतृत्व द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया था, ये भी गलत है। सिवनी में जो टुरिया जंगल सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व दुर्गा शंकर मेहता के द्वारा किया गया था। द्वारिका प्रसाद मिश्र ने नेतृत्व किया था बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का, इसलिए दूसरा भी गलत है। सत्य कथन पहचानना है तो ना तो पहला है ना ही दूसरा है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। मध्य प्रदेश में होने वाले निम्न घटनाक्रम को कालक्रमानुसार सजाते हुए सत्यकूट पहचानिए। कालक्रमानुसार कहने का मतलब ये है कि जो पहले हुआ है उसको पहले रखना है और जो बाद में हुआ है उसको बाद में रखना है। तो इस क्रम में पहले से लेकर बाद के क्रम में जो जो हुआ है उनको आप देख लीजिए। ठीक है, 4 स्टेटमेंट। अब देखिए, 4 आपको दिया गया है, झंडा सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह और टुरिया सत्याग्रह। 4 सत्याग्रहों के बारे में आपसे पूछा गया है। झंडा सत्याग्रह के बारे में हमने कल ही पढ़ा है कि झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश में कब हुआ था। अगर आप झंडा सत्याग्रह के बारे में देखेंगे तो अगर आप झंडा सत्याग्रह के बारे में देखेंगे तो झंडा सत्याग्रह की शुरुआत मध्य प्रदेश में 1923 में हुई। नमक सत्याग्रह अगर आप देखेंगे तो नमक सत्याग्रह आपका 6 अप्रैल 1930 को है। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह अगर आप देखेंगे तो जुलाई 1930 में है ये। और टुरिया सत्याग्रह अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर में है ये, अक्टूबर 1930। अब ये क्रम सजा लीजिए और मेरे हिसाब से यही क्रम आपको दिया है। सबसे पहले झंडा सत्याग्रह हुआ, फिर नमक सत्याग्रह हुआ, फिर घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह हुआ और फिर टुरिया सत्याग्रह हुआ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। झंडा सत्याग्रह पहले, फिर नमक सत्याग्रह, फिर घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह और फिर टुरिया सत्याग्रह। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनके वर्षों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार ने जब गैर कानूनी घोषित किया तो मध्य प्रदेश में यह किस नाम से संचालित था? जानते हैं आपकी, जैसे ही नमक कानून का उल्लंघन किया गया वैसे ही कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, और जैसे ही गैर कानूनी घोषित किया गया तो मध्य प्रदेश में उसका संचालन एक नए नाम से किया जाने लगा। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नाम जो रखा गया वो था युद्ध समिति। और मध्य प्रदेश या मध्य प्रांतीय युद्ध समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सेठ गोविंद दास। मंत्री जो थे वो द्वारिका प्रसाद मिश्र थे। मध्य प्रदेश में तरुण सभा का गठन किसने किया था? तरुण सभा का गठन आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में वर्ष 1930 में युवाओं को प्रेरित करने के लिए किया गया था। जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया था उन व्यक्ति का नाम है सेठ गोविंद दास और द्वारिका प्रसाद मिश्र, ए और बी दोनों। और जबलपुर में ये संगठन बना हुआ था ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सविनय अवज्ञा आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ सूची 1 दी गई है और दूसरी तरफ आपकी सूची दूसरी दी गई है। तो सूची 1 में आपको आंदोलन के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उसके नेतृत्वकर्ता के बारे में पूछा गया है। देखिए, झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अगर झंडा सत्याग्रह हमने कल परसों की क्लास में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व पंडित सुंदरलाल के द्वारा किया गया था।
नमक सत्याग्रह के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो सेठ गोविंद दास के द्वारा किया गया था। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह का नेतृत्व के बारे में आपको पता है कि घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह का नेतृत्व द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर टुरिया है, ये है ना, टुरिया। टुरिया सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया गया था वो दुर्गा शंकर मेहता के द्वारा किया था। तो अब आपके कूट क्या बन रहे हैं? पहला हो जाएगा चौथा, नहीं सॉरी, पहले का होगा आपका दूसरा, दूसरे का होगा आपका चौथा, तीसरे का होगा आपका तीसरा, और चौथे का होगा आपका दूसरा। ये देख लीजिए जहां पर है 2 4 3 1 आएगा ना, 2 4 3 और 1, मेरे हिसाब से बी वाला सही है। ठीक है, 2 4 3 और 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इन्होंने गलत लिखा है इसलिए आप इसको करेक्ट लीजिए। ये स्मॉल लेटर हो जाएंगे A B C D और यहाँ पर कैपिटल लेटर कर लीजिए तो आपको ज्यादा सही है, समझ आएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए का होगा दूसरा, बी का होगा चौथा, सी का होगा तीसरा और डी का होगा पहला। झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व पंडित सुंदरलाल ने किया था। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सेठ गोविंद दास ने। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह का नेतृत्व द्वारिका प्रसाद मिश्र ने। और टुरिया सत्याग्रह का नेतृत्व दुर्गा शंकर मेहता के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में नमक कानून कब तोड़ा गया? तो मध्य प्रदेश में नमक कानून को तोड़ा गया था 6 अप्रैल 1930 को, जब कमानिया गेट से लेकर रानी दुर्गावती की समाधि तक पहुंचकर सेठ गोविंद दास और द्वारिका प्रसाद मिश्र ने खारे पानी को उबालकर नमक बनाया था और उस नमक के बनाते ही मध्य प्रदेश में नमक कानून तोड़ा गया। तो 6 अप्रैल 1930 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने दैनिक लोकमत समाचार पत्र का संपादन किया था? तो दैनिक लोकमत समाचार पत्र के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दैनिक लोकमत समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया गया था या संपादन किया गया था वो फरवरी 1930 में किया गया था। यह पेपर जिस जगह से निकाला जाता था उस पेपर का नाम, उस जगह का नाम है जबलपुर, और जिस व्यक्ति के द्वारा निकाला जाता था उन व्यक्ति का नाम है द्वारिका प्रसाद मिश्र। तो द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा दैनिक लोकमत समाचार पत्र का प्रकाशन संपादन फरवरी 1930 में जबलपुर से किया जाता था। ये मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और उससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज हैं जो परीक्षा में शायद आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। कल की क्लास में जब हम मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।